इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएनएस और उसका साथ आईपीसी के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। मेनली बीएनएस पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और पार्ट वाइज हो सकता है, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो पार्ट वाइज कर देंगे। तो उसमें बीएनएस पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मेनली वो लेंगे और आईपीसी का किस तरह कहीं पे अगर चेंजिंग है तो वो चेंजिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और सेक्शन में ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, जहाँ पे चेंजिंग है वो डिस्कस कर लेंगे। कहीं पे अगर न्यूली एडिट किया गया है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा डायरेक्टली स्टार्ट ही करते हैं, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, सेक्शन वाइज जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना वो डिस्कस करेंगे। तो पहला थोड़ा सा बेसिक से जो है आईपीसी जो है एक सब्सटैंटिव लॉ है ना। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? जहाँ पर राइट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, रेमेडीज़ प्रोवाइडेड है, वो सब्सटैंटिव लॉ है। तो आईपीसी क्रिमिनल साइड में आईपीसी या बीएनएस जो है वो एक सब्सटैंटिव लॉ है क्रिमिनल लॉ में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन जो चैप्टर 1 से। सेक्शन 1 जो है, चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी है। तो उसका जो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, इसमें 3 चीज़ें हैं: शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है ना, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल मतलब एक्ट का नाम क्या है। तो इस एक्ट का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 है। याद रखना ये 2023 है, 24 से इफेक्ट में है। और सेकेंडली ये सबसेक्शन 2 का अंदर क्या बताया है, कब से फोर्स में आया ना। कमेंसमेंट मतलब कब से फोर्स में आया। तो इसमें क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब भी नोटिफिकेशन निकालेगा ऑफिशियल गैजेट में तो ऑलरेडी ये फोर्स में है। जो 1 जुलाई 2024 से ये फोर्स में ऑलरेडी आ चुका है ना। 2024 है, याद रखना, 1 जुलाई 2024 से ये फोर्स में आ चुका है। ठीक है ना। इसका बाद जो सबसेक्शन 3 है एंड सबसेक्शन 4 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, 5 जो है, 4 एंड 5 और सबसेक्शन 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के, प्रीलिम्स मेंस दोनों जगह पे क्वेश्चन वो आ जाता है। सबसेक्शन 3 में जो बात कर रहे हैं ना वो इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट का बारे में बात करता है। मतलब ये विद इन इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल, एप्लीकेशन जो इस एक्ट का ना एप्लीकेशन है इंडिया का अंदर है, उसका बारे में सबसेक्शन 3 में बात करता है। इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन बोलते हैं उसको जनरली। ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ जाता है ना। तो इसमें क्या करना है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रारी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो यहाँ पे 2-3 जो टर्म है जिसको हमको समझना है। पहला चीज़ है एवरी पर्सन है और सेकेंडली गिल्टी विद इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंडिया का अंदर विद इन इंडिया मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी बंदा कुछ भी एक्ट करे या कुछ ओमिशन करे, आइदर एक्ट या ओमिशन जो क्या है कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयरऑफ, मतलब इस बीएनएस का जो कॉन्ट्ररी है उसका अगेंस्ट में जो चीज़ मना किया जा रहा है उसमें वो चीज़ कर लिया गया है। ठीक है ना। जहाँ पे ओमिशन मतलब ड्यूटी है आपको करना है, बाउंड है आप, लेकिन वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, लीगली बाउंड है। एक्ट मतलब डू समथिंग, और ये एक्ट कैसा कर रहा है, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन मतलब बीएनएस का प्रोविजन का अगेंस्ट में कर रहे हो। जो एक्ट आपको नहीं करना है वो एक्ट, या ओमिशन में जहाँ पे ड्यूटी है आपको करना है लेकिन आप क्या कर देते हो, नहीं करते हो। ठीक है ना, लीगली बाउंड है लेकिन आप नहीं करते हो, वो ओमिशन है। तो इसमें अगर कोई भी पर्सन है कोई एक्ट या ओमिशन जो करता है ये कॉन्ट्ररी है जो इस बीएनएस का किसी भी प्रोविज़न का अंदर, और वो कहाँ पे कर रहा है, इंडिया का अंदर किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में उस बंदे का ऊपर बीएनएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एवरी पर्सन जो वर्ड है, एवरी पर्सन में सब आ जाएंगे, सिटीजन, नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड करेगा। सिटीजन, नॉन सिटीजन, ठीक है ना, ये दोनों इंक्लूड करेगा। और ये अप्लाई, इक्वली अप्लाई होगा। कंसिडरेशन उसमें कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, रिलीजन क्या है, वो सब चीज़ नहीं दिखा जाएगा। ठीक है ना। नेशनलिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबका ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन सिटीजन है, उसका कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, उसका नेशनलिटी क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सबका ऊपर अगर इंडिया का अंदर वो एक्ट या ओमिशन करता है। ठीक है ना। दूसरा, लेकिन और फॉरेनर अगर ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता भाई इंडिया का, वहाँ पे उसका कंट्री में ये लॉ नहीं है, इस तरीक़े से वायलेशन से कोई भी मतलब पनिशेबल नहीं है, ऑफेंस नहीं है, इस तरीके से ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। पहले हमें लॉ नहीं पता इंडिया का, वो एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता है, लायबिलिटी हो जाएगा अगर इस एक्ट का अंदर, इस एक्ट का, इस जो बीएनएस का कॉन्ट्ररी अगर एक्ट कर लेता है या ओमिशन करता है। ठीक। तो सेकेंडली चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ये एवरी पर्सन लिखा हुआ है लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे उनका ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे आर्टिकल 361 है,
ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, उनको थोड़ा सा इम्यूनिटी दिया गया है। इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ का थ्रू किस फॉरेन सॉवरेन जो है वो लायबल नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरीके से एम्बेसडर है, डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है ना, फॉरेन जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनका लायबिलिटी नहीं होता है, ठीक है ना। एलियन एनिमीज़ हैं तो उनका लायबिलिटी नहीं होता है। तो उस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेकंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पर्सनल जो प्रेजेंस है, तो यहाँ पे बोला है ना जो विद इन इंडिया का अंदर किया जाना, गिल्टी विद इन इंडिया ऑफेंस अगर कहाँ पे व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, तो इंडिया का अंदर अगर ऑफेंस कमिट करता है। अब इंडिया का अंदर अगर ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसका पर्सनल अटेंडेंस इंडिया में, मतलब पर्सनली प्रेजेंस होना ज़रूरी है या नहीं है ना। एक केस है जहाँ पे मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है 1957 का। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है 1957 का। उसमें क्या कहता है, द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज नॉट एसेंशियल टू मेक पर्सन लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर द BNS। मतलब पर्सनल प्रेजेंस पर्सन का ज़रूरी नहीं है इंडिया के अंदर। अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है इंडिया के अंदर तो वो पर्सन लायबल हो जाएगा। जैसे इस केस में मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या हुआ था, एक पाकिस्तानी सिटीजन है, वो कराची से क्या करता है, इंडिया का एक बिजनेसमैन का साथ बॉम्बे के अंदर जो बिज़नेस करता है लेटर का थ्रू ना, ऑफेंस कमिट चीटिंग कर लेता है, वो ऑफेंस कमिट बॉम्बे में हो जाता है। तो वो बंदा इंडिया में नहीं आया था, वो कराची से ही ऑफेंस कमिट कर रहा था, लेकिन ऑफेंस कहाँ पे, इंडिया में हो गया था। तो उस सिचुएशन में उस बंदा का लायबिलिटी हो गया था उस केस में ना, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। तो पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज ना वो नेसेसरी नहीं है कमीशन इस एक्ट का अंदर, ये सेक्शन का अंदर आने के लिए। पर्सनल प्रेजेंस नहीं भी होगा, अगर ऑफेंस कमिट विद इन इंडिया का अंदर हो रहा है तो उसका लायबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ गया ये। तो एवरी पर्सन में सिटीजन नॉन सिटीजन सब आ रहे हैं। तो ये इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, BNS का। सेकंड जो सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 है, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का बारे में बात करता है ना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ BNS है ना। सबसेक्शन 4 में क्या कर रहा है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इसमें कह रहा है एनी पर्सन लायबल बाय इंडियन लॉ, ठीक है ना, कोई भी पर्सन लायबल है। इंडियन लॉ से कौन पर्सन लायबल होगा आगे देखेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होंगे, नॉन सिटीजन भी लायबल हो सकते हैं। जैसा एयरक्राफ्ट है या शिप में अगर कोई नॉन सिटीजन ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसका भी लायबिलिटी हो जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। एनी पर्सन लायबल बाय, अगला जो सबसेक्शन 5 में है, एनी पर्सन लायबल बाय इंडियन लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो क्या कर रहा है, टू बी ट्राइड एन ऑफेंस कमिटेड, वो कहाँ पे लायबल, ऑफेंस कमिट कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड इंडिया, और ऐसा लायबिलिटी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इंडिया। जैसा अगर वो बाहर भी किया है ना, इंडिया का बाहर अगर कहीं पे भी कमिट किया है, ऐसा लायबिलिटी होगा जैसा वो इंडिया का अंदर ही ऑफेंस कमिट किया है। अब एनी पर्सन लायबल बाय इंडियन लॉ कौन पर्सन होंगे, तो अगला देखिए आप जो सबसेक्शन 5 का अंदर ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। The provision of this संहिता shall also apply to any offence committed by any citizen of India। ये citizen of India का बारे में बात कर रहा है। any place, किसी भी प्लेस में, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया का बाहर किसी भी प्लेस में जहाँ पे इंडिया का टेरिटरी नहीं है, ठीक है ना, किसी दूसरे कंट्री का टेरिटरी हो सकता है या दूसरे कंट्री का भी ना हो। फॉर एग्जांपल हाई सीज है, किसी कंट्री का भी नहीं एरिया है, तब भी वहाँ पे भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो BNS का अंदर, BNS उसका ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद B जो है वो कह रहा है एनी पर्सन ऑन एनी पर्सन, यहाँ पे, ठीक है ना, वो सिटीजन नॉन सिटीजन कोई भी हो सकता है, सिटीजन नॉन सिटीजन के ऊपर एनी सिटीजन लिखा है ना। B में क्या कर रहा है, एनी पर्सन, वो सिटीजन नॉन सिटीजन कहाँ पे ऑफेंस कमिट कर रहा है, किसी शिप में या एयरक्राफ्ट में, लेकिन वो शिप या एयरक्राफ्ट जो है रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट में। अब वो शिप इंडिया का बाहर हो, कहीं पे भी हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का ऊपर हो या हाई सीज में हो, कहीं पे भी वो शिप या एयरक्राफ्ट कहीं पे भी हो, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड शिप है इंडिया में, वो शिप या एयरक्राफ्ट जो है रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो कोई भी पर्सन है वेदर सिटीजन नॉन सिटीजन, वो अगर ऑफेंस कमिट करेगा तब भी लायबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, कोई फ्लाइट है, फॉर एग्जांपल वो चल रहा है किसी US का ऊपर चल रहा है
और उसका अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है ना, फॉर एग्जाम्पल मर्डर कमिट कर देता है, वो सिटीजन का यूके का है, किसी भी कंट्री का है, वो ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसका ऊपर बीएनएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ बता रहा है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है लेकिन वो शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया है, और वो शिप या एयरक्राफ्ट कहीं पे भी हो, इंडिया का अंदर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी होगा तब भी लायबिलिटी हो जाएगा, मतलब बीएनएस उसका ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद जो सबसेक्शन सी है, जो सबसेक्शन 1 का सी में क्या कह रहा है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेस लोकेटेड इंडिया। इसमें कह रहा है कोई भी पर्सन है ना, अगर इंडिया में कोई कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, रिसोर्सेस को, मतलब ये साइबर क्राइम के बारे में बात करें, तो वो पर्सन बाहर से भी अगर इंडिया के अंदर किसी टाइप ऑफ साइबर क्राइम कर लेता है, कंप्यूटर रिसोर्स को अगर टारगेट करके ऑफेंस कमिट कर देता है, तो उसका ऊपर भी बीएनएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ देखिए हम, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस, जो वर्ड यूज़ किया गया है ना इस सेक्शन के अंदर, इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। ऐसा एक ऑफेंस है जो इंडिया का अंदर, इसमें ऑफेंस जो वर्ड यूज़ किया गया ना, अगर इंडिया का बाहर कमिट किया जा रहा है, और अगर वैसा चीज़ है जो इंडिया का अंदर ऑफेंस है, अगर इंडिया का अंदर कमिट किया जाता है वो ऑफेंस है, जहाँ पे किया जा रहा है उस कंट्री में ऑफेंस है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो अगर विद इन इंडिया का अंदर कमिट किया जाता वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंदर लायबिलिटी हो जाता तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो दूसरा कंट्री में शायद वो ऑफेंस ना हो, लेकिन इंडिया में बीएनएस का अंदर ऑफेंस है तो इंडिया का अंदर कमिट करता है, या इंडिया का बाहर भी कमिट करे तो ऑफेंस वर्ड वहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर जाएगा। बाहर जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ पे शायद ऑफेंस ना हो, लेकिन वो बीएनएस के अंदर ऑफेंस है तो वो भी, उसके लिए भी लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके बाद देखिए आप आगे जो है इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ए कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, मर्डर कहाँ पे कमिट कर सकता है, किसी विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया ना, किसी बाहर में कर देता है, इंडिया का टेरिटरी के अंदर नहीं, किसी बाहर जगह पे कर देता है। ही कैन बी, उसका ट्रायल कहाँ पे होगा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मै बी फाउंड। तो इंडिया पे जहाँ पे वो फाउंड होगा, इंडिया पे जहाँ पे वो बंदा मिल जाएगा तो वहीं पे उसका लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा टेरिटरी, एक्चुअली ये सेक्शन को समझने के लिए जो चीज़ है ना, वो सेक्शन 208 बीएनएसएस जो है ना, सेक्शन 208 बीएनएसएस है, उसमें ये सेक्शन 208 बीएनएसएस है, उसमें बताता है ना, तो इंडिया में जहाँ एनी प्लेस, वहाँ पे प्रोसीजर बताता है, एनी प्लेस इन इंडिया जहाँ पे वो फाउंड होगा वहीं पे उसका ट्रायल चल जाएगा, तो उसका बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटर टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन था। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 4, 5 और 3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गया, और लास्ट में जो सबसेक्शन 6 है ये भी एप्लीकेशन का बारे में बात। इसमें कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट दी, ये जो नथिंग इन दिस संहिता मतलब ये बीएनएस के बारे में बात कर रहा है। बीएनएस किसको अफेक्ट नहीं करेगा, प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटेनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेलर ऑफिसर मतलब ये मार्शियल लॉ का बारे में बात कर रहा है, मार्शियल लॉ का बारे में बात कर रहा है। और किसके बारे में, ये तो ऑफिसर, सेलर या एयरमैन जो है सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो मार्शियल लॉ का बारे में, और किसी स्पेशल लॉ का बारे में बात कर रहा है, और लोकल लॉ में। तो इसमें कह रहा है ये संहिता अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब अगर ये संहिता और किसी मार्शियल लॉ या स्पेशल लॉ या लोकल लॉ का बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ या मार्शियल लॉ वो प्रिवेल करेगा, बीएनएस प्रिवेल नहीं करेगा। स्पेशल लॉ फॉर एग्जांपल किसी स्पेशल चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है ना, स्पेशल एक्ट का फॉर एग्जांपल एनडीपीएस है, वो क्या है, ट्रक्स के लिए है। इस तरह के यूएपीए है टेररिज्म के लिए ना, तो इस तरीके से वो स्पेशल एक्ट हो। लोकल लॉ का किसी पुलिस एक्ट है, म्यूनसिपल लॉ है, इस तरीके से पर्टिकुलर एरिया के लिए जो एप्लीकेबल होता है वो लोकल लॉ। और ये मार्शियल लॉ हो गया, जो सोल्जर, सेलर, एयरमैन, ये सब मार्शियल लॉ हो गया, तो वो प्रिवेल करेगा ना। तो उसका साथ अगर बीएनएस का कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो प्रिवेल करेगा, उसमें अफेक्ट नहीं कर सकता बीएनएस। तो ये सेक्शन 1 का हो गया है। अगला जो हम लोग आ जाएंगे सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन है। ठीक है ना, अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन दिया हुआ जो सिस्टेमेटिक किया गया है। कुछ न्यूली डेफिनेशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे चाइल्ड है जो न्यूली एडेड डेफिनेशन है, जो बीएनएस का अंदर आईपीसी का अंदर नहीं था। बाकी डेफिनेशन जो क्यों समझना है हमें, देखिए कुछ
डेफिनेशन ऐसा शायद एग्ज़ाम में ना हो, कुछ डेफिनेशन आ जाता है, कुछ नहीं भी आ, लेकिन डेफिनेशन हमें इसलिए समझना है क्योंकि डेफिनेशन समझेंगे ये वर्ड सब जितना वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे वो सब BNS का अंदर यूज़ किया गया है। तो BNS को समझने के लिए डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। एक्ट क्या है? एक्ट, जो एक्ट लिखा है उसका मीनिंग क्या है? एक्ट्स डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। ठीक है ना। एक्ट जो है एक तो सिंगल एक्ट भी हो सकता है, इसके बाद सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है ना। सीरीज ऑफ एक्ट, अगर कहीं पे एक्ट लिखा जा रहा है तो उसका मतलब सिंगल एक्ट भी इंक्लूड कर रहा है, सीरीज ऑफ एक्ट को भी इंक्लूड कर जाएगा। दूसरा जो 2 है, एनिमल है। एनिमल मीन्स लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग नहीं आता एनिमल का। अदर देन ह्यूमन बींग कोई भी लिविंग क्रिएचर होगा वो एनिमल। अगर एनिमल वर्ड BNS का अंदर यूज़ किया गया उसमें ह्यूमन बींग को इंक्लूड नहीं करना है। अदर देन ह्यूमन बींग कोई भी लिविंग क्रिएचर होगा वो एनिमल में आ जाएगा। इसके बाद जो सबसेक्शन 3 में ना 2 का चाइल्ड है। चाइल्ड मीन्स ए पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो चाइल्ड जो है वो IPC के अंदर नहीं था, डिफाइन नहीं किया गया था। तो चाइल्ड क्या है? बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से नीचे अगर कोई भी होगा तो चाइल्ड है। चाइल्ड अगर कहीं पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है इसका मीनिंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इसमें देखिए ना वो सिस्टमेटिकली ABCD इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली इसको सिस्टमेटिक किया गया है ना, वो चीज़ जो BNS IPC के अंदर नहीं था। IPC के सबके लिए अलग अलग सेक्शन था डेफिनेशन के लिए, ये BNS में क्या कर दिया, एक ही सेक्शन का अंदर डाल दिया, सेक्शन 2 का अंदर डाल दिया। सबसेक्शन 4 को देखिए, काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब जो जनरली अगर हम समझें, काउंटरफिट का मतलब जो है फेक है ना, किसी चीज़ का फेक बना देना। हमने सुना है, अब सुने होंगे काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट कॉइन्स, इस तरीके से ना हो। तो काउंटरफिट मतलब क्या होता है? फेक बना देना किसी चीज़ को, उसी तरीके से उसका जैसा ही बना देना, किसी चीज़ का डुप्लीकेट बना देना, उसको काउंटरफिट बोलते हैं। उसका डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे काउंटरफिट क्या कर रहा है? काउंटरफिट ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर। लेकिन अगर एक चीज़ रिजेंबल कर रहा है मतलब दूसरा जैसा बन रहा है ना, रिजेंबल कर देना, वो कॉजेज कोई बंदा इस तरीके से बना रहा है वन थिंग टू रिजेंबल है, एक थिंग दूसरा जैसा ही बना देना। और ये क्यों बना रहा है? इंटेंडिंग बाई मीन्स ऑफ द रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। अगर वो रिजेंबलेंस का वजह से क्या हो जाएगा, वो डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सकता है। आइदर वो इंटेंशनली ये चीज़ कर रहा है या नॉलेज है उसके पास, नोइंग टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस। डिसेप्शन मतलब क्या होता है? इसको किसी को चीट कर देना, इस तरीके से ठग ले, किसी तरीके से ठगना। तो इंटेंट, आइदर वो इंटेंशनली वो रिजेंबल कोई चीज़ बना रहा है, आइदर इंटेंशन ना भी हो, इसका नॉलेज है इस तरीके से अगर इस चीज़ को बनाएंगे तो उसका इस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है, डिसेप्शन हो सकता है, कोई बंदा ठगा जा सकता है, तो उसको काउंटरफिट बोलते हैं। अब उसका एक्सप्लेनेशन को देखिए। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो काउंटरफिट के लिए ये ज़रूरी नहीं है जो इमिटेशन, जो डुप्लीकेट आपने बनाया है ना, वो एग्जैक्टली सेम ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर है, सही से देखा जाए तो उसको पता चल जाएगा, तो उस सिचुएशन में काउंटरफिट हो सकता है। देखने में सेम लग रहा है, हो सकता है अगर कोई बहुत अच्छा से देखे उसको पता चल जाएगा ये, ठीक है ना, लेकिन ठगने के लिए सफिशिएंट है ना। तो एग्जैक्टली होना ज़रूरी नहीं है, इमिटेशन से ठगा जा सकता है, इतना सफिशिएंट है। जो एक्सप्लेनेशन 2 में उसको और भी अच्छे से बताएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 को देखिए। व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव। ऐसा रिजेंबलेंस है मतलब दूसरा चीज़ इस तरीके से बना दिया गया है जहाँ पे वो पर्सन माइट बी डिसीव हो सकता है, उसका साथ धोखा हो सकता है। डिसीव देयर बाई इट शैल बी प्रिज्यूम, तो उसको शैल प्रिज्यूम बोल दिया। इट शैल बी प्रिज्यूम मतलब शैल प्रिज्यूम क्या होता है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ठीक है ना। कहीं पे अगर शैल प्रिज्यूम, आप वो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है या BS है अभी जो है, उसमें शैल प्रिज्यूम है, मैं प्रिज्यूम होता है, शैल प्रिज्यूम होता है। शैल प्रिज्यूम मतलब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, मतलब कोर्ट प्रिजम्पशन कर लेगा अगर कोई चीज़ इस तरीके से बनाया जाता है। वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग मतलब दूसरा चीज़ जैसा बना देना। सच पर्सन माइट बी डिसीव देयर बाई, और जिसका वजह से वो पर्सन डिसीव हो सकता है। अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तो कोर्ट प्रिजम्पशन कर लेगा भाई आपने क्या किया है, दैट द पर्सन हु सो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अदर थिंग इंटेंड बाई मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई प्रैक्टिस। अगर कोई चीज़ इस तरीके से इमिटेशन करा मतलब दूसरा चीज़ रिजेंबलेंस करके इस तरीके से बनाया जाएगा, तो कोर्ट यह प्रिजम्पशन कर लेगा ये बंदा इंटेंशनली डिसेप्शन करने के लिए वो बना रहा है
या कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर लेगा उस बंदे को नॉलेज है, यहाँ से डिसेप्शन हो सकता है। अगर कोई बोल रहा है नहीं मुझे ये इंटेंशन नहीं था या नॉलेज नहीं था, तो उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो जनरली क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन का ऊपर होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ इस तरीके से प्रूफ हो जाता है, बंदा ने रिजेम्बलेंस कर दिया, मतलब कोई फॉर एग्जांपल किसी ने टी शर्ट बना दिया, नाइकी का टी शर्ट बना दिया, डुप्लीकेट बना दिया, तो कोई बंदा अगर उसका लोगो लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर लेगा ये बंदा इसलिए बनाया है, उसको क्या है वो इंटेंशनली किसी को ठगने के लिए, डिसेप्शन करने के लिए, या उसको नॉलेज है इससे डिसेप्शन होगा, कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर लेगा। अगर मैंने बनाया इस तरीके से, तो अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं मेरा इस तरीके से इंटेंशन नहीं था या मुझे नॉलेज ही नहीं था नाइकी इस तरीके से बनाता है, तो मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन को अब प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा, यही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन 1 में जैसा काउंटर फिटिंग द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे एडिडास में एबीबास लिख दिया, नाइकी में लोगो में थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया इस तरीके से, तो वो जिसका वजह से बंदा डिसेप्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट हो, ऐसा 100% ही सेम हो, 90% है तो काफ़ी चल जाएगा, जिससे डिसेप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो फेक बना देना किसी को, उसको काउंटर फिट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद सबसेक्शन 5 में क्या बता रहा है, कोर्ट है। कोर्ट का मीनिंग क्या है, अगर कोर्ट कहीं पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ए जज हु इज इम्पावर्ड, एक जज हो सकता है हु इज इम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियरी अराउंड, वो बंदा क्या कर रहा है, जुडिशियल फंक्शन कर रहा है, और ए बॉडी ऑफ जज इधर एलोन कर रहा है, या बॉडी ऑफ जज हो सकता है, या मतलब सिंगल भी जजेस हो सकता है, या बॉडी ऑफ 2-3 बेंच जैसा होता है ना, सिंगल डबल बेंच हो गया, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया, इस तरीके से 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, ठीक है ना। सिंगल भी हो सकते हैं या बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकते हैं, हु इज इम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज ए बॉडी व्हेन जजेस या बॉडी ऑफ जजेस, जब ये सिंगल जज या बॉडी ऑफ जजेस क्या कर रहे हैं, एक्टिंग जुडिशियली, मतलब जुडिशियल फंक्शन करेंगे तभी उनको कोर्ट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है या अदर फंक्शन कर रहा है तो उस सिचुएशन में कोर्ट नहीं माना जाएगा। कोर्ट कब मानेंगे, जब वो जुडिशियल फंक्शन करेंगे, एक्टिंग जुडिशियरी, कोई एक सिंगल जज है या बॉडी ऑफ जजेस है तो उसको कोर्ट माना जाएगा। समझ में आ गया सबसेक्शन 5 में। सबसेक्शन 6 में आ जाते हैं, डेथ है। डेथ वर्ड का मीन्स क्या है, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेथ मीन्स डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये समझना इसलिए देखिए, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ दूसरा समझाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन जनरली डेथ मीन्स डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसा कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, वहाँ पे हम लोग डेथ वर्ड यूज़ पढ़ेंगे ना, तो अगर इसका मीनिंग ह्यूमन बीइंग का नहीं होता तो एनिमल बीइंग को अगर हम मार देते तो उसका भी डेथ हो जाता, मर्डर हो जाता, कल्पेबल होमिसाइड हो जाता, लेकिन डेथ को डिफाइन कर दिया, तो डेथ अगर वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया मर्डर के अंदर, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर, मतलब ह्यूमन बीइंग का डेथ का बारे में बात कर रहा है। किसी एनिमल को मारते वो भी डेथ हो जाता है ना, लेकिन अगर बीएनएस का अंदर वर्ड क्या डेथ वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग का डेथ का बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अनलेस कहीं पे अगर कॉन्ट्ररी अगर बताया जा रहा है तो उसको एक्सप्रेसली बता देगा वहाँ पे, वो अलग चीज़ है। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, डिसऑनेस्टली वर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। अब डिसऑनेस्टली जो वर्ड है मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन ना। यहाँ पे देखिए रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन ना, 2 वर्ड यूज़ किया गया है। जो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ जाते हैं। रॉन्गफुल गेन में क्या होता है, रॉन्गफुल गेन जो है, गेन बाय जो है सम प्रॉपर्टी, कोई पर्सन एक प्रॉपर्टी गेन करता है और वो जो प्रॉपर्टी गेन करता है वो पर्सन नॉट लीगली इंटाइटल, वो पर्सन एक्चुअल में लीगली इंटाइटल नहीं है, लेकिन वो गेन किस तरीके से करता है, अनलॉफुल मीन से कर देता है। तो कोई पर्सन अनलॉफुल मीन से कोई प्रॉपर्टी अगर गेन कर लेता है तो उसको बोलते हैं रॉन्गफुल गेन है, ठीक है ना। गेन सम प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी व्हिच पर्सन इज नॉट लीगली, और वो पर्सन लीगली इंटाइटल नहीं है, और उसको मीन्स जो तरीका है ना वो भी क्या है, इलीगल तरीका, अनलॉफुल मीन्स है, अनलॉफुल तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं कहीं से चीट करके किसी से प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी मेरा पास है, तो वो रॉन्गफुल तरीका है ना, क्योंकि उसका मीन्स भी रॉन्गफुल है और मैं इंटाइटल भी नहीं हूँ उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, मैं उठा लिया, ठीक है ना। उस तरीके से रॉन्गफुल लॉस जो है उसका अपोजिट में है। अगर किसी पर्सन को लॉस हो जाता है सम प्रॉपर्टी, जहाँ पे वो पर्सन प्रॉपर्टी, जिस पर्सन को लॉस हो रहा है ना वो एक्चुअली लीगली इंटाइटल है, रॉन्गफुल गेन में वो इंटाइटल नहीं है, लेकिन रॉन्गफुल लॉस में क्या आ रहा है, वो पर्सन है प्रॉपर्टी उसको लॉस हो जाता है और वो रॉन्ग क्या है, वो पर्सन लीगली इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी
और लॉस जो कॉज हुआ है अनलॉफुल मीन से ही कॉज हुआ है, तो उसको रॉन्गफुल लॉस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे वो। तो इसमें डिसऑनेस्टली वर्ड में क्या करा है, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, ठीक है ना, कुछ चीज़ इस तरीके से किया जा रहा है जहाँ पे कुछ डूइंग एनीथिंग, कुछ इस तरीके से काम किया जा रहा है विद द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन कराना है, ठीक है ना, रॉन्गफुल गेन कर दे, किसी का लाभ हो जाए टू वन पर्सन, और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, किसी को कुछ लाभ हो जाए या किसी पर्सन को क्या हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए। तो डिसऑनेस्टली में, ठीक है ना, डिसेप्शन या कंसीलमेंट वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, वो फ्रॉडुलेंटली में ज़रूरत है, तो वो लोग हम लोग देखेंगे आगे, वर्ड जो फ्रॉडुलेंट है वो देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन क्या हो जाना चाहिए, तो कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन या रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ये इंटेंशन होना चाहिए डिसऑनेस्टली वर्ड अगर कहीं पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है। आगे बढ़े, डॉक्यूमेंट वर्ड है। डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, देखिए, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, ठीक है ना। एक्सप्रेस और डिस्क्राइब में क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब मतलब वो पूरा फुल्ली बताया गया है, एक्सप्रेस मतलब, ठीक है ना, फुल्ली नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका मीनिंग समझ में आ रहा है हमें, ठीक है ना, एक्सप्रेशन करना चाह रहे हैं। डिस्क्राइब में टोटली सब कुछ बता दिया, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किस में हो सकता है, अपन एनी सब्सटेंस, ठीक है। जनरली डॉक्यूमेंट्स हमें लगता है सिर्फ पेपर में जो चीज़ लिखा रहता है वो डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं, यहाँ पे लिखा किसी भी सब्सटेंस में हो सकता है, वो पेपर हो सकता है, ठीक है ना, वो किसी आपने किसी स्टील में फॉर एग्जांपल लिख दिया, गोल्ड में लिख दिया, सिल्वर में लिख दिया है, किसी स्टेचू में लिख दिया है ना, क्ले में लिख दिया है कहीं पे, ठीक है ना, पत्थर में लिख दिया आपने किसी चीज़, वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसलिए लिखा अपन एनी सब्सटेंस बाई मीन्स ऑफ, लेकिन वो मीन्स क्या होगा, लेटर हो सकता है उसमें, या फिगर भी हो सकता है, या मार्क भी हो सकता है ना, वहाँ पे साइन उन इस तरीके से चीज़ें हो सकता है, और माई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या ये मिक्सर भी हो सकता है, लेटर भी कुछ है, कुछ फिगर है, कुछ मार्क है, इस तरीके से इधर फिगर हो सकता है, लेटर हो सकता है, मार्क हो सकता है, या मिक्स भी हो सकता है, कुछ लेटर है, कुछ फिगर है, कुछ मार्क है, इस तरीके से भी हो सकता है। एंड इसमें क्या कर रहा है, और डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट्स का कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाएगा, और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इधर इंटेंशन है इसको यूज़ करना है, और विच में भी यूज्ड, या तो यूज़ हो सकता है एज एन एविडेंस ऑफ द मैटर, जो एज ए एविडेंस यूज़ हो सकता है, इधर वो इंटेंशनली बनाया जा रहा है, या जो यूज़ हो सकता है एज ए एविडेंस, तो उसको एविडेंस बोलेंगे। तो इसमें क्या करें, एविडेंस क्या हो जाए, सॉरी डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, एनी मैटर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब भी हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस में अगर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब हो सकता है, ठीक है ना, और उसमें मीन्स क्या होगा, वो फिगर हो सकता है, लेटर हो सकता है, ठीक है ना, मार्क्स हो सकता है, या मिक्स भी हो सकता है, दो तीन का। और डॉक्यूमेंट का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी इंक्लूड कर रहा है, ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या करा, इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को मैं आ जाऊँगा। तो जैसा ये राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट which may be used as an evidence of a contract is a document, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, या चेक ऑफ ए बैंकर वो डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है वो डॉक्यूमेंट है, किसी मैप या प्लान है, ठीक है, मैप या प्लान में कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, विच इज़ इंटेंटेड टू बी यूज और विच may be used as an evidence, वो भी डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, इट इज़ इमेटीरियल बाई वट मीन्स और अपन वट सब्सटेंस द लेटर फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और may be used in a court और नॉट, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में लिए ये चीज़ इमेटीरियल है, किस सब्सटेंस में ना, पेपर के लिए अलग सा वैल्यू होगा, या अदर सब्सटेंस में लिखेंगे, ठीक है ना, अलग वैल्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इमेटीरियल है, किस सब्सटेंस में किस मीन्स में लिखा गया, अपन व्हाट सब्सटेंस, किस लेटर है, फिगर है, क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटेंशन था उसको यूज़ करने का और मैं भी यूज्ड है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ बता रहा है। आगे देखिए, उसमें और भी इलस्ट्रेशन और एक है, और एक्सप्लेनेशन 2 है, राइटिंग कंटेनिंग ए डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट, ना कोई राइटिंग है डायरेक्शन बता रहा है ना, वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिगर मार्क्स भी लिखा है, लेटर फिगर और मार्क्स भी लिखा है, तो डायरेक्शन दिया हुआ ना, इधर से गुवाहाटी जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो वो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, या इंस्ट्रक्शन किसी चीज़ का, वो भी क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 को देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वट एवर इज एक्सप्रेस बाई मीन्स ऑफ लेटर figure or marks as explained by mercantile or other usages shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed। ठीक, कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है ना जो जनरली डायरेक्टली नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें मार्केंटाइल में या किसी यूसेज में इस तरीके से चलता है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वहाँ पे चलता है, उसमें जो चेक का पीछे आपने सिग्नेचर कर दिया है ना,
किसी पावर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में सिग्नेचर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, बिल पेमेंट हो गया। बिल पेमेंट हुआ, इस चीज़ का बारे में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ साइन है। जनरली वहाँ पे इस तरीके से चलता है, वहाँ पे उस मार्केट में ना, या उस यूसेजेज है वहाँ पे वही सिस्टम है, सिग्नेचर मतलब पेमेंट हो गया है। लेकिन पेमेंट हो गया उसका बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तब भी उसको डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, ठीक है ना, उसका एविडेंस दिया जा सकता है। इसमें वही इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिया है, इलस्ट्रेशन। राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by the mercantile usage is that bill is to be paid to the holder. ठीक है ना, bill is to be paid to the holder, ये लाइन नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ क्या कर दिया था, नेम अपना नाम लिख दिया। अपना नाम लिख देना मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में, इसका मतलब पे टू दी होल्डर ना, ये चीज़ है। बिल इज टू बी पेड टू दी होल्डर, इसका मतलब हो गया। द इंडोर्समेंट इज द डॉक्यूमेंट, वो इंडोर्समेंट क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट इन द सेम मैनर टू पे टू दी होल्डर, अगर ये पे टू दी होल्डर ये चीज़ लिखा रहता और द वर्ड्स टू इफेक्ट द हैज बीन रिटर्न ओवर द सिग्नेचर, या उसको लिखने के बाद सिग्नेचर करता अगर वो है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अपना नाम लिख दिया। अपना नाम लिख देना मतलब हो गया है, ये पे टू दी होल्डर हो गया। लेकिन वो चीज़ तो एक्सप्रेस नहीं था, लेकिन तब भी उसको एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, इंडोर्समेंट को एज ए डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा सकता है। आगे बढ़े, अब आ जाता है फ्रॉडुलेंटली ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट है, फ्रॉडुलेंटली है, डिसऑनेस्टली है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैं इसमें प्रीलिम्स में दोनों जगह आ जाता है। जैसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ना छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, असम में या अरुणाचल प्रदेश में, इस तरीके से मेघालय में, उस तरीके से स्टेट में बहुत, ठीक है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का इवन मेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स शॉर्ट नोट आ जाता है। तो इस तरीके से वोट का भी डेफिनेशन फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली ऑलरेडी पहले भी पूछ चुका है, पूछा जा सकता है कभी भी। फ्रॉडुलेंटली मीन्स क्या कर रहा है, डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉडुलेंटली में क्या है, इंटेंशन क्या है, किसी को फ्रॉड करना है, डिफ्रॉड नॉट अदर, बाकी किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉडुलेंटली में क्या है, इंटेंशन क्या है, यहाँ पे आपको किसी को फ्रॉड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा ज़रूर नहीं है किसी को पिक्यूनरी लॉस या डैमेजेस पहुँचाए, जैसा डिसऑनेस्टली में पिक्यूनरी लॉस या डैमेजेस पहुँचाए, वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से किसी को रॉन्गफुल लेस या रॉन्गफुल गेन वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका इंटेंशन ये है, ठीक है ना, किसी को फ्रॉड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉडुलेंटली का डेफिनेशन में आ जाएगा। मीन डूइंग एनीथिंग, कुछ भी इस तरीके से करते हो जहाँ पे इंटेंशन क्या है, किसी को के साथ फ्रॉड हो जाए, तो वो फ्रॉडुलेंटली है, ठीक है। रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लेस यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। डिसिप्शन है, कंसीलमेंट है, फ्रॉड भी डिफ्रॉड बात करेंगे, जैसा डिसिप्शन या कंसीलमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। इंग्रेडिएंट हो सकता है फ्रॉडुलेंटली में ना, डिसिप्शन या कंसीलमेंट जो है वो इंग्रेडिएंट हो सकता है फ्रॉडुलेंटली में, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। फ्रॉडुलेंटली जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो उसको थोड़ा सा देख लेना फ्रॉडुलेंटली और, ठीक है। जैसा फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली में डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फ्रॉडुलेंटली जो टर्म है वाइडर है, अगेन जो डिसऑनेस्टली से वाइडर है। फ्रॉडुलेंटली जहाँ पे टर्म डिसऑनेस्टली टॉक्स अबाउट रॉन्गफुल पिक्यूनरी या इकोनॉमिक गेन का बारे में बात करता है ना, लेकिन फ्रॉडुलेंटली में क्या चीज़ आ जाएगा, एनी काइंड ऑफ इंजरी हो हार्म्स हो सकता है, जो बॉडी हो सकता है, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, किसी टाइप का इंजरी हो सकता है। लेकिन जो डिसऑनेस्टली है ना, वो सिर्फ क्या पिक्यूनरी या इकोनॉमिक गेन का बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो फ्रॉडुलेंटली वर्ड ब्रॉडर है, वो किसी टाइप का हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इंजरी या हार्म हो सकता है, जो बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी सबको इंक्लूड कर जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों का बीच में डिफरेंसेस भी हमें देख लेना है। अगला जो है सबसेक्शन 10 है, जो जेंडर का बारे में बात करता है। जेंडर वर्ड में एक चीज़ वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, द प्रोनाउन ही, अगर कहीं पे ही लिखा हुआ है एंड इट्स डिराइवेटिव मतलब ही का जैसा हिम हो गया, हीज हो गया, इसको डिराइवेटिव बोलते हैं। आर यूज्ड एनी पर्सन, ही अगर लिखा हुआ है या उसका डिराइवेटिव जैसा हीज है, हिम है, वो किसी भी पर्सन को, मतलब वो मेल भी हो सकता है, उसका मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ट्रांसजेंडर पहले आईपीसी का अंदर नहीं था, उसको न्यूली बीएनएस का अंदर यूटी, आईपीसी में सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में था। तो अगर कहीं पे वर्ड ही यूज़ किया जा रहा है या इसका डिराइवेटिव जैसा है, हीज है, हिम है, वो सब वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ मेल नहीं है। जनरली उसको हम अगर क्या यूज़ करते हैं, ही मतलब मेल को ही लेते हैं, लेकिन बीएनएस का अंदर कहीं पे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, गुड फेथ वर्ड की मीनिंग
ठीक है ना। अगला जो है सबसेक्शन 11 है, गुड फेथ है। गुड फेथ क्या करे, नथिंग इन दिस सेट, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो गुड फेथ सिर्फ बोलने से नहीं होता है, गुड फेथ मतलब कहता है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, तभी गुड फेथ कहते हैं। अगर कोई भी सेड टू बी डन और बिलीव, कुछ भी एक्ट अगर हम कर देते हैं, गुड फेथ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन है, केयर नहीं है, अटेंशन नहीं है, सही से नहीं किया है, तो वो गुड फेथ नहीं है। मतलब गुड फेथ होने के लिए क्या, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गुड फेथ मतलब क्या होना चाहिए, मैं गाड़ी जिस तरीके से स्पीड लिमिट में हूँ, ठीक है ना, गाड़ी का जो भी स्पीड है रूट का उस लिमिट में है, मैं उधर उधर देख के नहीं गाड़ी सही से जिस तरीके से चलाते हैं, उसका गाड़ी का ब्रेक सब कुछ सही है, तब भी उसको माना जाएगा गुड फेथ है। ऐसा नहीं है गुड फेथ का मतलब मेरा इंटेंशन सही है, वो गुड फेथ नहीं है। गुड फेथ में मतलब विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन भी होना चाहिए, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन होगा तो वो गुड फेथ नहीं है। गुड फेथ मीन्स विद ड्यू केयर एंड अटेंशन है गुड फेथ का। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 12 में, जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 12 में गवर्नमेंट का मीनिंग बता रहा है। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। हर्बर जो है, हर्बर जनरली हम लोग अलग मीनिंग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हर्बर वर्ड यूज़ किया मतलब वो हेल्प का बारे में, एड करना किसी को, उसका बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन जो 13 में, हर्बर इंक्लूड सप्लाइंग एनी पर्सन विथ शेल्टर, किसी पर्सन को शेल्टर देना, रहने का जगह दे देना, फूड दे देना, खाने के लिए दे दिया अपने, ड्रिंक पैसा दे दिया, मनी, क्लोथ्स दे दिया, आर्म्स दे दिया, इम्यूनिशन दे दिया, और इन मीन्स ऑफ कन्वीनियंस मतलब गाड़ी उड़ी दे दिया आपने चलने, और असिस्टिंग ए पर्सन बाई मीन्स, बाई एनी मीन्स, या किसी भी, असिस्टिंग मतलब हेल्प करना, किसी भी पर्सन को हेल्प कर रहा है किसी भी मीन्स से, किसी भी तरीके से, वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोस इनमरेटेड इन द क्लोज और नॉट टू इवेट एप्रीहेंशन। ये जहाँ पे, यहाँ पे जो जिस तरीके से दिया वो शेल्टर, फूड, ड्रिंक, ठीक है ना, मनी, क्लोथ्स, ये आर्म्स, एम्यूनिशन, ये सब से हेल्प कर रहा है, या किसी अदर तरीके से अगर हेल्प कर रहा है किसी पर्सन को, उसको हर्बर कहेंगे। और वो सब क्यों कर रहा है, टू इनमरेटेड दिस क्लोज और टू इवेट एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब अरेस्ट, ठीक है ना, अरेस्ट से बचाने के लिए, वो इवेट एप्रीहेंशन मतलब वो कोर्ट का सामने ना जाए, उस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं तो वो, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ जस्टिस का सामने वो ना आ पाए, उस तरीके से आप किसी को हेल्प कर रहे हो। और वो हेल्प किस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, शेल्टर दे रहे हो आप, फूड दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ड्रिंक, मनी, पैसा, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन दे के हेल्प कर रहा है तो उसको हर्बर बोलते हैं, ठीक है ना। उसका जो भी लाइबिलिटी विलिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे वो भी एनएस के अंदर ही पढ़ेंगे। इसके बाद वर्ड इंजूरी, वर्ड यूज़ किया गया है, उसका मीन्स क्या हो सकता है। इंजूरी जनरली हमको लगता है सिर्फ बॉडीली इंजूरी जो है ना, फिजिकली इंजूरी किया जाता है उसको है, लेकिन इंजूरी जो वर्ड है वो ब्रॉडर है, तो उसमें इंजूरी क्या हो सकता है, मीन्स एनी हार्म, किसी टाइप का हार्म हो सकता है, वट एवर इलीगली कॉस्ट, अगर वो इलीगली कॉज किया जा रहा है, जैसा किसमें, पर्सन में, पर्सन इन बॉडी, किसमें, बॉडीली इंजूरी हो सकता है, माइंड का, रेपुटेशन का और प्रॉपर्टी का, ठीक है। इंजूरी अगर बॉडी यूज़ किया जा रहा है तो बॉडीली इंजूरी मतलब किसी ने आपका बॉडी में अटैक कर दिया, हार्ट कर दिया, ग्रीवियस हार्ट कर दिया, मर्डर कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, वो क्या हो गया, बॉडीली इंजूरी हो गया, आपको मारा गया। या माइंड में जैसा, ठीक है ना, मेंटल क्रूएल्टी किया गया तो वो मेंटल हेरेसमेंट अगर आपको किया जा रहा है तो वो मेंटल इंजूरी है, ठीक है ना। या तो रेपुटेशन में डिफेमेशन कर दिया आपको, वो रेपुटेशन का इंजूरी हो रहा है। या प्रॉपर्टी है आपका, थेफ्ट कर दिया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, वो क्या है, ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें आ जाएगा। तो इंजूरी जो ब्रॉडर टर्म है वो बॉडीली हो सकता है, ठीक है ना, मेंटली भी हो सकता है, रेपुटेशन का भी हो सकता है, या आपका प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हार्म हो जाए। आगे बढ़े, इलीगली और लीगली बाउंड टू डू, जो वर्ड इलीगल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना ज़रूरी है। जैसा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ने के लिए हमें बड़ा काम आएगा वहाँ पे ये वर्ड। इलीगल वर्ड जो है, देखिए द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। इलीगल में 3 चीज़ इंक्लूड किया जा रहा है। एवरीथिंग व्हिच इज़ एन ऑफेंस, पहला चीज़ क्या है, एवरीथिंग व्हिच इज़ एन ऑफेंस, जो चीज़ ऑफेंस है वो भी इलीगल है। सेकेंडली चीज़ व्हिच इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ, या लॉ ने मना किया, प्रोहिबिट क्या है, वो भी ऑफेंस क्या है, इलीगल है, वो लीगल वर्ड यूज़ किया जाए। इलीगल मीन्स पहला क्या कर रहा है, एवरीथिंग व्हिच इज, जो ऑफेंस है वो भी इलीगल है, या जो प्रोहिबिट किया जा रहा है किसी लॉ का थ्रू वो भी इलीगल है। एंड थर्डली व्हिच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, या जहाँ पे सिविल एक्शन भी हो सकता है ना वो भी इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सिविल एक्शन है, ट्रेसपास कर लिया है अपने, ठीक है ना, न्यूसेंस कर रहा है वो सब टॉर्ट में, या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है, जहाँ पे सिविल एक्शन हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ट्रेसपास करोगे सिविल एक्शन हो जाएगा, न्यूसेंस करोगे सिविल एक्शन हो जाएगा। तो इलीगल वर्ड बड़ा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना, उसमें ऑफेंस भी इंक्लूड करेगा। ऑफेंस अगर कर रहे हो आप, मर्डर कर रहे हो, ठीक है ना, थेफ्ट कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, ठीक है ना, उस तरीके से हर्ट कर देते हो, वो सब है।
तो वो चीज़ भी क्या हो जाएगा, इलीगल में आ जाएगा। पहला चीज़ ऑफेंस है, सेकेंडली चीज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, एंड थर्डली क्या है, जहाँ पे सिविल एक्शन हो, फर्निचर्स ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, इस तरीके से एक्ट से सिविल एक्शन हो सकता है, वो भी इलीगल में आ जाएगा। एंड लीगली बाउंड टू डू मतलब क्या है, ए पर्सन इज सेड टू लीगली बाउंड टू डू टू वट एवर इज लीगल हिम टू अमिट। तो लीगली बाउंड टू मतलब जो भी इलीगल है ना, तो उसको अमिट करना, मतलब उसको नहीं करना है। जो भी इलीगल चीज़ है उसको नहीं करना, मतलब आपको ऑफेंस नहीं करना, या जो लॉ ने प्रोहिबिट किया उसको नहीं करना है, या जहाँ पे इस तरीके से एक्ट नहीं करना है जो जहाँ पे सिविल एक्शन हो सकता है। तो लीगली बाउंड टू डू मतलब जो इलीगल है उसको नहीं करना है, अमिट टू वट एवर इज इलीगल इन हिम टू अमिट, उसको अमिट करना है, मतलब उसको नहीं करना है। आगे बढ़े, इसके बाद जो वर्ड जज वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। जज जनरली जो हम लोग समझते हैं वो तो इंक्लूड करेंगे, मीन्स ए पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज ए जज, वो तो है। उसका अलावा और भी जज वर्ड यूज़ किया जा रहा है, और भी कौन कौन बंदा आएंगे। एक तो ऑफिशियली डिजिग्नेटेड जज है वो तो आएंगे, उसका इंक्लूड क्या करेगा, और इंक्लूड्स ए पर्सन, इस पर्सन को इंक्लूड करेगा हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, अगर लॉ ने एम्पावर किया है टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में वो क्या कर सकता है, सिविल हो या क्रिमिनल हो, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हो, सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। और जजमेंट हुई इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, अगर अपील नहीं होगा तो वो डेफिनेटिव हो जाएगा। या जजमेंट हुई कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, या कंफर्म भी किया जाए किसी अदर अथॉरिटी का तो वो डेफिनेटिव हो जाए। तो एक तो पहला चीज़ देखिए, जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो जाए, उनका अलावा क्या कह रहा है, हु इज इम्पावर्ड बाय लॉ ने इम्पावर्ड क्या है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, वो अगर एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, ठीक है ना, वो जज हो जाएंगे। लेकिन अगर कभी डेफिनेटिव जजमेंट नहीं दे रहा है तो वो नहीं है। फॉर एग्जांपल जजमेंट दे रहा है, मजिस्ट्रेट है वो जजमेंट दे रहा है, वो जज है उस सिचुएशन में, ठीक है ना, उसका पास केस है, उसने हेयरिंग किया, ट्रायल किया, ट्रायल के बाद उसने जजमेंट दे दिया, तो वो मजिस्ट्रेट को जज माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक मजिस्ट्रेट है, इंक्वायरी करता है, इसके बाद केस को कमिट कर देता है सेशन कोर्ट के अंदर, तो उस सिचुएशन में वो मजिस्ट्रेट जज नहीं है। जज होने के लिए एक डेफिनेटिव जजमेंट देना पड़ेगा। इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट कर दिया, कमिट कर दिया केस को कोर्ट ऑफ सेशन में, तो उस सिचुएशन में उस बंदे को जज नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, हु इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, या सिंगल भी हो सकता है या बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है ना, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज इम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव ए जजमेंट, या बॉडी ऑफ पर्सन मतलब 3-4 लोग, 2-3-4 मतलब बेंच जो होते हैं वो मिलकर अगर एक जजमेंट दे रहा है तो उनको भी जज के कैटेगरीज में माना जाएगा। इसमें देखिए मजिस्ट्रेट, एक एग्जांपल दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज ऑन व्हिच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट और विद और विदाउट अपील इज ए जज। अगर कोई मजिस्ट्रेट है जहाँ पे किसी को वो फाइन लगा सकता है, एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन अपना यूज़ करके लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है, वो करके किसी को अगर फाइन लगा लेता है या किसी को इम्प्रिजनमेंट देता है, तो उस सिचुएशन में उस मजिस्ट्रेट को क्या माना जाएगा, जज ही माना जाएगा। समझ में आ गया। तो मजिस्ट्रेट अगर इस तरीके से फाइन दे रहा है, इम्प्रिजनमेंट कर रहा है, वो सिचुएशन में जज है। लेकिन मजिस्ट्रेट अगर सिर्फ इंक्वायरी करके रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है, कमिट कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो उस सिचुएशन में वो जज नहीं है, क्योंकि जज होने के लिए एक डेफिनेटिव जजमेंट देना ज़रूरी है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, सेक्शन 17 सब सेक्शन 17 को देखते हैं टूफ में। लाइफ जो वर्ड है, लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ, किसका लाइफ का बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग का लाइफ का बारे में बात करेंगे। लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग अनलेस द कंट्री, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग का लाइफ का बारे में। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे समझने के लिए बड़ा काम आए। ह्यूमन बींग का लाइफ का बारे में अनलेस कहीं पे अगर कॉन्ट्ररी अपीयर्स है तो वहाँ पे एक्सप्रेसली बता देगा, अलग चीज़ बताना चाह रहा है तो अलग बात है। लोकल लॉ मीन्स क्या होता है, मीन्स ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में यूज़ होता है, उसको लोकल लॉ बोलते हैं। जैसे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोई म्यूनसिपल लॉ है, पुलिस लॉ है, इस तरीके से पर्टिकुलर किसी स्टेट में या पर्टिकुलर म्यूनसिपल एरिया में अप्लाई हो रहा है तो वो लोकल लॉ है। ठीक है, आगे बढ़े। मैन वर्ड यूज़ करते हैं, मैंस मीन्स मेल ह्यूमन बींग। अगर मैन वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो मैन मीन्स ही, देखिए ही एंड इट्स डिराइवेटिव में कौन आ जाएंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब आ जाएंगे। लेकिन मैन वर्ड अगर यूज़ किया जा रहा है मीन्स वो मेल ह्यूमन बींग और किस एज का, किसी भी ऑफ एनी एज, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़े भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है। अगर मैन वर्ड यूज़ किया जा रहा है उसका एज 6-7 ईयर्स कुछ भी हो, या उसका 50-55 जो भी है, 70-75 80-90 100 जो भी एज हो, किसी भी एज का बंदा हो, मेल होना चाहिए। मंथ एंड ईयर जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, वेदर द वर्ड मंथ और ईयर
इज यूज टू बी अंडरस्टूड इन द मंथ और ईयर इज द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर ना। ग्रेगोरियन, पहले यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर वर्ड यूज़ किया गया, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर, दोनों का मीनिंग सेम है, इंग्लिश कैलेंडर और ग्रेगोरियन, जो 12 मंथ्स का बेसिस में हम लोग जाते हैं। जो ठीक है, दो टाइप का एक्चुअली, जनरली दो टाइप का, एक सन का बेसिस में, ठीक है ना, और एक लूनर कैलेंडर होता है, जो जैसे इस्लामिक कैलेंडर है वो मून को देख के ना, तो और ये सन को देख के जो होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश का जगह पे ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ड यूज़ किया गया, तो वो ध्यान रखना, थोड़ा न्यूली एडेड में ये चीज़ डाल दिया। तो मंथ और वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो उसका हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब से ही है। इसका बाद देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी बोर्ड में थोड़ा चेंज किया गया है, तो उसको हमें देखना है, उसको समझना है, इंपॉर्टेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना। इसमें क्या करें, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे इंक्लूड कर दे, एक्सेप्ट द लैंड, लेकिन तो एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, लैंड है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फैशन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, तीन एक्सेप्शन रखा गया है। इसका बाद कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी जिसका, बाकी जो भी किसी भी डिस्क्रिप्शन का प्रॉपर्टी होगा ना वो क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा। आईपीसी में जो था ना वो था कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ना, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी था, लेकिन यहाँ पे वो कॉर्पोरियल वर्ड को हटा दिया, अब बोला प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। उसको वाइडर कैसा हुआ, जैसे पैटर्न वूटन हो, कॉपीराइट है, ये सब भी इंक्लूड कर जाएगा आप मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन के अंदर, ठीक है ना, वो चीज़ पहले नहीं था, जो अब थोड़ा सा वो ब्रॉडर कर दिया है ना। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन मतलब अब कॉपीराइट हो गया है, ठीक है ना, जो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका इंक्लूड भी, ये सब भी इंक्लूड कर जाएगा, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी हो इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्लूडिंग कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब भी इंक्लूड कर दिया जाएगा उसके अंदर। लेकिन तीन एक्सेप्शन है, जैसे लैंड है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, क्या कोई भी चीज़ अर्थ का साथ अटैच है, जैसे बिल्डिंग है या ट्री है, वो अर्थ का साथ अटैच है ना परमानेंटली, तो वो क्या हो जाएगा, वो लैंड, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। एंड थर्डली कह रहा है परमानेंटली फैशन टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच टू द अर्थ, या जो अर्थ में अटैच है ना उसका साथ परमानेंटली लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में परमानेंटली अगर कोई चीज़, जैसा इसका विंडोज़ है, उसका डोर है, वो परमानेंटली फैशन है ना, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो ये तीन एक्सेप्शन है, लैंड है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कह रहा कोई चीज़ परमानेंटली, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, अर्थ का साथ अटैच है, या कोई चीज़ जो अर्थ का साथ अटैच है उसका साथ परमानेंटली लगा हुआ है, जैसे एक बिल्डिंग खड़ा है उसका साथ परमानेंटली उसका डोर है, उसका विंडो है, तो वो भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, ये सेक्शन 20। लेकिन ये डोर या विंडो को अगर खोल देते हैं ना, उसको टेम कर सकता है, तो उस सिचुएशन में मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। उसका वो जो भी हम थेफ्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उसमें वो चीज़ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, उसको देखेंगे। आगे देखिए नंबर जो है बोर्ड सबसेक्शन 22 में नंबर है, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, अगर कहीं पे सिंगुलर नंबर वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो प्लूरल नंबर यूज़ आ जाएगा। अनलेस अगर कहीं पे मतलब कॉन्ट्ररी इंटेंशन वहाँ पे डायरेक्टली है, कॉन्टेक्स्ट में अलग चीज़ समझाना चाह रहा है, वो अलग बात है। नॉर्मली अगर कहीं पे सिंगुलर भी यूज़ किया जा रहा है तो उसका मतलब प्लूरल इंक्लूड हो जाएगा। एंड द वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर, अगर कहीं पे प्लूरल नंबर यूज़ किया जा रहा है तो उसको सिंगुलर भी माना जाएगा, या सिंगुलर को भी प्लूरल में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका बाद देखिए सबसेक्शन 23 है, ऑथ जो वर्ड है, ऑथ जो है, ऑथ हम लोग जो समझते हैं ना, ऑथ लेना किसी चीज़ को ना, फॉर एग्जाम्पल बाइबल का ले लिए, कुरान का ले लिया, भगवद गीता का ले लिया, ऑथ लेके आप बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या करें, इंक्लूड्स क्या करेगा, सेलेमन अफर्मेशन ना, एफर्मेशन को भी इंक्लूड करेगा ना, कोई वर्ड अति स्टेप में मनता नहीं कोई चीज़, एफर्मेशन दे देता है वो कन्फर्मेशन, एफर्मेशन को भी ऑथ का ही डेफिनेशन में आ जाकर इंक्लूड कर जाएगा। सेलेमन अफर्मेशन सब्सटीट्यूट बाय लॉ फॉर एन ऑथ, ऑथ का जगह पे सब्सटीट्यूट करके ना एफर्मेशन देना, वो भी आ जाएगा। एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज बाय लॉ टू बी मेड बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट, या कोई भी डिक्लेरेशन है, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड है या ऑथराइज करता है लॉ का थ्रू, किसका सामने, पब्लिक सर्वेंट का सामने, और व्हिच में यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन ए कोर्ट और नॉट, और जो यूज़ हो सके, या तो जो यूज़ हो सकता है जहाँ पे प्रूफ के लिए, कहाँ पे, कोर्ट का सामने या दूसरे जगह पे, ठीक है ना, तो वो ऑथ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑथ में सेलेमन अफर्मेशन भी इंक्लूड कर रहा है, वो चीज़ याद रखना। इसका बाद जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑफेंस है। देखिए ऑफेंस का एक जनरल मीनिंग जो दिया हुआ है, पहले पैराग्राफ में जो मीनिंग दिया हुआ है, एक्सेप्ट इन चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन दिस सब क्लोज
ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मीन्स थिंग्स, ये देखिए जनरल मीनिंग है थिंग्स मेड पनिशेबल बाय दिस सनीता। जनरली जो वर्ड ऑफेंस है उसका मीनिंग क्या बता रहा है, थिंग्स मेड पनिशेबल बाय दिस सनीता। इस सनीता मतलब बीएनएस का अंदर जो भी चीज़ पनिशेबल है वो ऑफेंस है। बीएनएस का अंदर जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ कर दे तो ये थेफ्ट है, इसके लिए ये 3 साल का पनिशमेंट है, 7 साल का पनिशमेंट है। ये चीज़ कर दे तो इसको इस तरीके से कर दे तो इसको मर्डर बोलते हैं, इसके लिए लाइफ इम्प्रिजन है, डेथ पेनल्टी है। तो वो क्या है, ऑफेंस है। तो ऑफेंस क्या है, थिंग्स मेड पनिशेबल बाय दिस सनीता। इस बीएनएस का अंदर जिस थिंग को पनिशेबल माना गया वो ऑफेंस में आ जाएगा। इसका बाद कुछ देखिए, कुछ सेक्शन का और कुछ चैप्टर का बारे में बात किया। इन चैप्टर 3 ना, ये चैप्टर जो 3 है जनरल एक्सेप्शन है, एंड द फॉलोइंग सेक्शन, और कुछ सेक्शन का दिया हुआ है यहाँ पे, सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 ऑफ सेक्शन 8 का सब सेक्शन जो फाइन के बारे में है, या 9, 49, 50, 52, ये जो सेक्शन दिया हुआ है ना देख लेना। ऑफ दिस सेक्शन वर्ड ऑफेंस जो है मीन्स थिंग पनिशेबल अंडर दिस सनीता, ये बीएनएस का अंदर भी पनिशेबल हो या अंदर किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, ठीक है ना। वो सिर्फ बीएनएस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। जहाँ पे चैप्टर 3 में जो वर्ड ऑफेंस यूज़ किया है वो सिर्फ बीएनएस में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अदर स्पेशल लॉ चैप्टर 3 हो या यहाँ पे जितना सेक्शन दिया हुआ है, इस लिस्ट जो सेक्शन है दिया हुआ है उसमें जो वर्ड ऑफेंस यूज़ किया है ना वो सिर्फ बीएनएस के बारे में नहीं है, वो किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में भी अगर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर मीन्स में जो पनिशेबल अगर किसी स्पेशल लॉ या लोकल, बीएनएस तो है, बीएनएस के अलावा किसी स्पेशल या लोकल लॉ में अगर वो पनिशेबल है तो वो भी ऑफेंस वो, तो उसमें थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म यूज़ किया गया इस सेक्शन के लिए, इस चैप्टर के लिए। इसके बाद जो सबसेक्शन बी में जो है क्या कह रहा है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189 या सेक्शन 211, 212, 213 ये कुछ सेक्शन दिया हुआ है। द वर्ड ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ, अगर वो पनिशेबल स्पेशल लॉ का अंडर हो या लोकल लॉ का अंडर, लेकिन एक कंडीशन है, इस पनिशेबल अंडर सच लॉ, अगर बीएनएस का अंदर तो है नॉर्मल है, लेकिन अगर ये सब सेक्शन में बीएनएस का अंदर पनिशेबल वो तो ऑफेंस है। उसका अगला अगर है अगर कोई स्पेशल लॉ लोकल लॉ में भी ऑफेंस होगा, लेकिन एक कंडीशन है विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स और मोर होना चाहिए, लेकिन उस स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में पनिशमेंट क्या होना चाहिए, 6 मंथ या अगर इससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में इस जो यहाँ पे जितना सेक्शन दिया हुआ है ना उस सेक्शन का अंदर जो ऑफेंस वर्ड यूज़ किया गया है तो वो ऑफेंस अदर स्पेशल लॉ लोकल लॉ में भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक कंडीशन क्या है, उसमें मिनिमम 6 मंथ का पनिशमेंट होना चाहिए। आगे बढ़े, ये ऑफेंस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ठीक है ना, नैरोअर टर्म है, लेकिन ऑफेंस जो बीएनएस का अंदर यूज़ किया गया ना ब्रॉडर टर्म में यूज़ किया गया है, उसको हम लोग बाद में जब बीएनएस पढ़ेंगे देखेंगे। अब ओमिशन वर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 25 में ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन, जैसा एक्ट में हमने पढ़ा था ना, सिंगल एक्ट भी हो सकता है या सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है, ओमिशन में भी सेम चीज़ है। तो डिनोट्स क्या करा है, वो सिंगल एक्ट भी हो सकता है या उस सीरीज ऑफ एक्ट्स को भी सिंगल एक्ट्स माना जाएगा, सिंगल ओमिशन हो सकता है ना, सीरीज ऑफ मतलब एक से ज़्यादा सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है या सिंगल ओमिशन भी हो सकता है। इसके बाद पर्सन है, सबसेक्शन 26 में क्या है, इंक्लूड्स एनी कंपनी, पर्सन जो वर्ड यूज़ किया गया है उसमें मतलब एनी कंपनी भी आ सकता है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेगा, पर्सन तो इंक्लूड है, इसके अलावा एनी कंपनी, एसोसिएशन को इंक्लूड करेगा, एंड बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो बॉडी ऑफ पर्सन जो है रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो पर्सन अगर वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो उसमें कंपनी भी आ सकता है, अगर पर्सन कहीं पे वर्ड यूज़ किया जाए वो ह्यूमन पर्सन भी हो सकता है। उसके अलावा इंक्लूड्स क्या कर रहा है ना, उसको डिफाइन नहीं किया, देखिए इंक्लूड्स बता रहा है, ठीक है ना, मतलब पर्सन तो है, ह्यूमन बीइंग है, वो पर्सन तो इंक्लूड करेगा, उसके अलावा किसी कंपनी को भी इंक्लूड करेगा, एसोसिएशन भी हो सकता है, या बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। इसके बाद वर्ड पब्लिक यूज़ किया गया, पब्लिक सबसेक्शन 20 वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक, और किसी भी क्लास ऑफ पब्लिक हो सकता है या किसी कम्युनिटी से भी हो सकता है, वो पब्लिक में आ जाएंगे। आगे बढ़े, पब्लिक सर्वेंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा डेफिनेशन है, तो उसमें कुछ वर्ड जिस तरीके से हम लोग ले लेंगे ना, डेफिनेशन को याद रखना है या किसी चीज़, इसमें कुछ केस लॉज भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्वेंट में, कौन कौन आ जाता है पब्लिक सर्वेंट में ना। तो इसमें देखिए पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, तो उसको याद रखने के लिए हम कुछ ट्रिक ले लेंगे, कहीं पे कुछ तरीके से वर्ड यूज़ कर लेंगे।
तो पब्लिक सर्वेंट मीन्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नेमली ना, नीचे जितना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहले तो कह रहा है कोई कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ना, कोई कमीशन रैंक का ऑफिसर है, एवरी कमीशन ऑफिसर आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स में, तो वो आ जाएंगे, तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है एवरी जज, जो भी जज है, कोई भी जज है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। इंक्लूडिंग क्या हो रहा है, इम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन, या तो इसके बाद इंक्लूड क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन है जो डिस्चार्ज कर सकता है वेदर बाय हिमसेल्फ और ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन, इधर खुद से सिंगली या बॉडी ऑफ पर्सन मेंबर है, एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, मतलब ये जुडिशियल फंक्शन कर सकता है, एडजुडिकेटरी फंक्शन कर सकता है, वो भी जज के कैटेगरीज में आ जाएगा। थर्डली क्या करें, सी में देखिए एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है ना, वो भी आ जाएंगे। इंक्लूडिंग कौन हो जाएगा, लिक्विडेटर है, रिसीवर है, कमिश्नर है, ठीक है ना। लिक्विडेटर है जैसे ऑक्शन कराता है, रिसीवर जो है आप जानते होंगे जो रिसीवर कराता है, कुछ भी रिसीव करते होते हैं, और जो कमिश्नर है कभी कभी कमीशन बना के दे देते हैं, कमिश्नर है जिसका बात फॉर एग्जाम्पल किसी का एविडेंस को कलेक्ट करना है, इस तरीके से सिचुएशन के लिए या अलग अलग काम होता है। तो इंक्लूडिंग ये सब इंक्लूड किया जाएगा। लिक्विडेटर है, रिसीवर है, कमिश्नर है, उस ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, उनका काम क्या है, टू इन्वेस्टिगेट करना, टू रिपोर्ट ऑफ एनी मैटर ऑफ लॉ, इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट बनाना है किसी लॉ इनफैक्ट में, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, और टू एडमिनिस्टर एनी ऑथ, or to interpret or preserve order in the court, and every person specially authorized by a court to perform such any of the duties। तो इस तरीके से ड्यूटी कर रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे। तो स्पेशली आप ये याद रखना, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर एंड कमिश्नर। इसके बाद एवरी असेसर और मेंबर ऑफ द पंचायत, कोई असेसर है जो मतलब जज को हेल्प कर रहा है, या मेंबर ऑफ द पंचायत नो असिस्टिंग इन द कोर्ट, या पब्लिक सर्वेंट को जो हेल्प कर रहा है मेंबर ऑफ द पंचायत है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे। इसके बाद क्या करें, एवरी आर्बिट्रेटर ना, आर्बिट्रेटर याद रखना है यहाँ पे, और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रिफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है ना। अब आर्बिट्रेटर है वो याद रख लेना, यहाँ पे इतने में हो जाएगा। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू, या अदर, अगर आपको समझना है मैं समझा सकता हूँ, अदर पर्सन हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रिफर्ड, ठीक है ना, या कोई अदर पर्सन है जहाँ पर रिफ़र किया गया है फॉर द डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ना, डिसीजन या रिपोर्ट किसका, कोर्ट का, वहाँ पे भेजा गया, और एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, या कोई अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, वो भी आ जाएगा। स्पेशली यहाँ भी याद रखना है आर्बिट्रेटर जो है वो इंक्लूड करता है, पब्लिक सर्वेंट है। इसका बाद एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ही इज इम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, या किसी पर्सन का पास ऐसा ड्यूटी है, ये देखिए ड्यूटी के बारे में होता है, किसी पर्सन को प्लेस या कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, किसी को कन्फाइनमेंट में डाल सकता है, कौन डाल सकता है, एक जेलर है। आप इस तरीके से एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, एक जेलर है जिसका काम ये होता है किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में डालना है, तो काम का बारे में दिया हुआ, जेलर डायरेक्टली नहीं लिखा कि अलग अलग पोस्ट हो सकता है यहाँ पे किसी को कन्फाइनमेंट में डालना, तो वो बंदा भी पब्लिक सर्वेंट है। इसके बाद देखिए एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू prevent offences, to give information of offences, to bring offender to justice or to protect public health, safety और convenience। देखिए यहाँ पे जनरली कौन हो सकता है, एक एग्जांपल आप यहाँ ले तो पुलिस ऑफिसर है जिसका काम क्या है, ड्यूटी टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, इन्फॉर्मेशन देना ऑफेंस का बारे में, ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, कोर्ट का सामने लेके जाना, ये सब काम किसका है, पुलिस का है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे पुलिस आप ले सकते हो। इसके बाद एवरी ऑफिसर टू ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, or to make any survey, assessment, contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate, report any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate, keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of the law for the protection of the pecuniary interest of the। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आ जाएंगे। एवरी ऑफिसर जिसका ड्यूटी है टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट में, ये सब कौन कर रहा है, अलग अलग डीएम है, अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बहुत सारे ऑफिसर आ जाएंगे इस कैटेगरीज में। रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, किसी का काम इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट बनाना, ये सब अदर जितना ऑफिसर आ जाएंगे वो इंक्लूड कर जाएंगे पब्लिक सर्वेंट में। इसके बाद देखिए एवरी ऑफिसर ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट करना, टू लेवी ऑफ एनी रेट ऑफ टैक्स ना, टैक्स कितना लगाएंगे रेवेन्यू में, सेकुलर कॉमन पर्पजेस ऑफ विलेज टाउन, फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पजेस के लिए किसी विलेज में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से काम करना, जो भी बंदा है टैक्स कितना होगा वहाँ पे क्या लगाना चाहिए रेट या टैक्स, असेसमेंट करना, सर्वे करना, इस तरीके से जो भी बंदा आ जाएगा
वो भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज में आ जाएगा। इसके बाद एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्चू ऑफ व्हिच इज इम्पोर्ट टू प्रिपेयर, पब्लिश और मेंटेन और रिवाइज एनी इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन और पार्ट ऑफ द इलेक्शन, मतलब जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रल करा रहा, तो ये सब काम करते हैं ना, जैसा उसका प्रिपेयर करना, पब्लिश करना, इलेक्ट्रल रूल को प्रिपेयर करना, पब्लिश करना, इलेक्शन कंडक्ट कराना, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज में आ जाएगा। इसके बाद देखिए एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द पे, कोई भी पर्सन सर्विस या पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड, या गवर्नमेंट का सर्विस में है या पे मिल रहा है उसको गवर्नमेंट से, या रिम्यूनरेशन मिल रहा है ना, सैलरी भी ना मिले रिम्यूनरेशन भी मिल रहा है बाई फीस और कमीशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी में करने का वजह से उसको सर्विस या पे ऑफ द गवर्नमेंट मिल रहा है या रिम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा। इन द सर्विस और पे ऑफ द लोकल अथॉरिटी, या लोकल अथॉरिटी का सर्विस या पे में भी है, वो भी बंदा क्या आ जाएगा, वो भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज में आ जाएगा। बहुत ही बड़ा डिफरेंस। अब एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखेंगे, इसके बाद इलस्ट्रेशन देखेंगे, कुछ केस लॉस देखेंगे। इसके बाद क्या करें, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन दिस क्लोज और पब्लिक सर्वेंट, ऊपर में जितना क्लोजेस है ना, तो उसमें वो बंदा अगर किसी क्लोज का कैटेगरीज में आ रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, उसने गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया या नहीं किया वो ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर अपॉइंट नहीं किया लेकिन ऊपर का जो ड्यूटी बताया ना उस ड्यूटी का कैटेगरीज में आ जाता है तो वो पब्लिक सर्वेंट है। इसके बाद कह रहे हैं एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट वेदर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन इज राइट टू होल्ड द सिचुएशन इज ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। इसमें कह रहा है अगर कोई पर्सन एक्चुअल पोजीशन में, कुछ लीगल डिफेक्ट तो अलग बात है, लेकिन अगर वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, सिचुएशन में है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, तो वो पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज में आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्शन जो बात किया गया है तो वो इलेक्शन जो ऊपर बात किया है ना, जिसका प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, इलेक्शन कंडक्ट कराना है, इस तरीके से इलेक्ट्रल रूल को प्रिपेयर करना है, वो सब काम बताया था ना ऊपर। तो इलेक्शन मीन्स इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वट एवर करेक्टर, द मेथड ऑफ द सिलेक्शन व्हिच इज और अंडर एनी लॉ फॉर द, तो क्या ना, तो यहाँ पे इलेक्शन जो वर्ड यूज़ किया गया है वो लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल या अदर पब्लिक अथॉरिटी का इलेक्शन, कॉलेज का इलेक्शन, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन का बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी लेजिस्लेटिव या म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी का इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। अब देखिए डेफिनेशन तो बहुत ही बड़ा है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक, ठीक है ना, एक केस है जिसमें बताया है ना, इस केस में GM ऑन्टेरियो वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर है, 1957 का केस है। इस केस में होता है अब किस बंदे को हम पब्लिक सर्वेंट मान सकते हैं इजीली। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉलोइंग आर द टेस्ट, क्या टेस्ट होगा कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज पब्लिक सर्वेंट और नॉट, क्या टेस्ट होगा कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। तो पहला टेस्ट वेदर ही इज इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सर्विस में या गवर्नमेंट से उसको पेमेंट मिल रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ चेक कर सकते हैं। एंड क्या कर सकते हैं, वेदर ही इज इंटरेस्टेड, ठीक है ना, विद द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी से वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, ठीक है ना, वहाँ पे उससे रिलेटेड है कि नहीं, वो चीज़ चेक करेंगे। ये दो चीज़ चेक करेंगे, बंदा पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट में GM ऑन्टेरियो वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट और भी केस है जो प्रीलिम्स में, मेंस में कहीं पे भी आ जाता है, केस का नाम भी आ सकता है या उसका फैक्ट का बेसिस में। इसमें M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, M करुणानिधि आप जानते हो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर था, ठीक है ना। तो उसमें होता था चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर जो है वो पब्लिक सर्वेंट में आ जाएंगे। लेकिन ये RS नायक वर्सेस AR अंतुले जो है उस केस में क्या बताया था, MLAs आर नॉट पब्लिक सर्वेंट। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है वो पब्लिक सर्वेंट कैसे है ना। ये RS नायक वर्सेस AR अंतुले, AR अंतुले भी एक, वो भी CM थे महाराष्ट्र का ना। उस केस में आता था MLAs आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, लेकिन M करुणानिधि केस में क्या बताया था, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट। देखिए MLAs का काम क्या होता है, MLAs या MPs का काम होता है ना, एक्चुअल में उन लोगों का काम क्या होता है, लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है। लेकिन चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो उनका काम क्या होता है पब्लिक ड्यूटी में, ठीक है ना, वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन MLAs का ये काम नहीं है, MLAs का अलग से फंड मिलता है वो अलग बात है, लेकिन जनरली MLAs का या MPs का जो काम है ना, वो मेंबर क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में नहीं आते वो। लेकिन चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर क्या है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो वेलफेयर के लिए डायरेक्टली वो काम करते हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आ जाते हैं, यही रीज़न। इसके बाद 29 में देखिए रीज़न टू बिलीव है,
ठीक है ना। रीजन टू बिलीव मतलब क्या होता है, पर्सन इज सेड टू हैव बी रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। रीजन टू बिलीव मतलब सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, तभी रीजन टू बिलीव मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा स्टोलन प्रॉपर्टी मेरे पास लेकर थेफ्ट किया गया, इसे सामान लेकर आ गया। फॉर एक आईफोन है 1 लाख का, मैं मान लेता हूँ अराउंड उसका प्राइस है ना, एकदम ब्रांड न्यू है, पैकेट में लेके आए, अभी तक यूज़ भी नहीं किया गया। अब मुझे ठीक है लेके आके बोल रहा है भाई ये 50,000 में मुझे सेल करना है या 30,000 में है, बहुत जल्दी में है, दे दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे रीज़न टू बिलीव क्या होना चाहिए, ठीक है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम क्या सोचेंगे, ये बंदा क्यों दे रहा है मुझे इतने सस्ते में ना, कहीं से चुरा के लेके आया होगा। तो ये रीज़न टू बिलीव मतलब सफिशिएंट कॉज है। यहाँ पे कुछ चीज़ इस तरीके से फैक्ट्स हमें पता चल रहा है, ठीक है ना, सिचुएशन से, सरकमस्टेंसेस से पता चल रहा है। तो रीज़न टू बिलीव मतलब वही बताया, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। इसके बाद देखिए स्पेशल लॉ मीन्स क्या कह रहा है, लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर है वो क्या हो जाएगा, स्पेशल लॉ में आ जाएगा। पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसा ड्रग्स के लिए बात कर रहे थे, NDPS है ना, ठीक है ना। चाइल्ड के लिए जो है चिकन सेक्सुअल एक्ट हो जाएगा, पॉक्सो है, ठीक है ना। इस तरीके से टेररिज्म के लिए जो है UAPA है, ठीक है ना। वो क्या है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ना, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर है तो वो स्पेशल लॉ माना जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स क्या हो रहा है, एनी डॉक्यूमेंट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट ही है, मीन्स ए डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, विच इज़ और परपोर्ट्स टू बी ए डॉक्यूमेंट वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, जिसका थ्रू क्या एक लीगल राइट क्रिएट किया जा रहा है या एक्सटेंड किया जा रहा है। लीगल राइट को आइदर बनाया जा रहा है न्यूली, या उसको बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है किसी लीगल राइट को, या लीगल राइट को एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, या रिलीज किया जा रहा है किसी पर्सन को। और वेदर एनी पर्सन एक्नोलेजेस दैट ही लाइज अंडर दिस लाइबिलिटी और हैज़ टू सर्टेन लीगल राइट। वो कोई बंदा क्या कर रहा है, एक्नोलेज कर रहा है भाई उसका बस ये राइट है, लाइबिलिटी है, या कोई पर्सन क्या कर रहा है उसका बस लीगल राइट उसको मिल रहा है, सर उसको लाइबिलिटी ले रहा है या लीगल राइट मिल रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका थ्रू क्या किया जा रहा है, किसी लीगल राइट को क्रिएट किया जा रहा है, या एक्सटेंड किया जा रहा है, ट्रांसफ़र या रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, या रिलीज़ किया जा रहा है किसी, ठीक है ना, जिसका वजह से किसी का ऊपर लाइबिलिटी आ रहा है या किसी का ऊपर राइट बन रहा है, किसी का राइट बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल ए राइट्स इन नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का पीछे अपना नाम लिख दिया। एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। द इंडोर्समेंट क्या है, वो इंडोर्समेंट क्या हो जाएगा, किसी को अगर आप राइट दे रहे हैं तो वो इंडोर्समेंट क्या हो जाएगा, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सबसेक्शन 32 है, वेजल जो बोट है। वेजल मीन्स मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। वेजल जो है जो पानी में, एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। कोई चीज़ जो है कन्वीनियंस है, मतलब उसको यूज़ किया जा रहा है कहाँ पे, वाटर में यूज़ किया जा रहा है। आइदर वो ह्यूमन बींग को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ही है जो आइदर उसको ह्यूमन बींग, फॉर एग्जांपल शिप है, या वो प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जा रहा है, जैसे कार्गो है ना, तो वो वेसल्स में आ जाएगा, शिप हो या कार्गो हो वो वेसल्स में आ जाएगा। इसके बाद जो 33 में क्या है, वॉलंटरीली है। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है, वॉलंटरीली ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज। इधर वो इंटेंशनली वो काम करना चाह रहा है, और बाई मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, या तो जब वो चीज़ कर रहा है उसको बस नॉलेज है, न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, ठीक है ना। वॉलंटरीली तभी माना जाएगा, आइदर कोई चीज़ है ना जो पर्सन इंटेंशनली कर रहा है, या उस पर्सन को पता है, नॉलेज है, इस तरीके से करेंगे ये हो सकता है, या उस पर्सन को रीज़न टू बिलीव है, मतलब सफिशिएंट कॉज है उस पर्सन के पास, इस तरीके से चीज़ें होगा तो ये होगा, लाइकली टू कॉज ये चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो सकता है इस तरीके से, इधर इंटेंशनली क्या जा रहा है, या उसका मतलब नॉलेज है, या रीज़न टू बिलीव है, तीनों चीज़, तीनों में कोई एक है तो उसको क्या माना जाएगा, वॉलंटरीली माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें जैसा एक एग्जांपल दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू इनहेबिटेड हाउस इन द लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटिंग ए रॉबरी एंड दस causes the death of a person. Here A may not have been intended to cause death and may even sorry for death has been caused by his act. Yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. ना इसमें कह रहा voluntarily के एक एग्जाम्पल दे। एक क्या करता है, एक ना ए जो है सेट्स फायर, आग लगा देता किसी रात को बाई नाइट ना टू इनहेबिटेड हाउस इन ए लार्ज लोकेलिटी ना। इनहेबिटेड ऐसा बहुत सारा एक लोकेलिटी भीड़ भाड़ एरिया है,
उस जगह पे किसी एक घर पे जला देता है, आग लगा देता है, उसका इंटेंशन क्या है? रॉबरी करना है, उसका अलावा कोई इंटेंशन है, रॉबरी करना है, वहाँ पे उसके लिए हेल्प करना है, उसका यही काम था, आग इसलिए लगाता है, बाकी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक बंदा का डेथ हो जाता है। एक को अगर इस चीज़ का नॉलेज है ना, यही इनहेबिटेड एरिया है, इस तरीके से जगह पे आग लगाएंगे तो कोई ना कोई किसी का डेथ हो सकता है ना। तो अगर किसी का डेथ हो जा रहा है, जो ए का इंटेंशन नहीं था उसको डेथ करने का, ठीक है ना, ए उसके लिए सॉरी भी है, लेकिन तब भी एक्ट क्या माना जाएगा? वॉलंटरी माना जाएगा, क्योंकि ए को नॉलेज है भाई इस तरीके से एरिया में लगाएंगे तो कोई ना कहीं मर सकता है। तो उसको पार्टिकुलर पर्सन को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, उसका इंटेंशन रॉबरी करने था, लेकिन नॉलेज है ना, तो इस वजह से वो वॉलंटरली माना जाएगा। तो वॉलंटरली में इधर इंटेंशनली किया जा रहा है, या नॉलेज है, या रीजन टू बिलीव है। इसके बाद देखिए विल जो है, वर्ड विल मीन्स टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है ना। विल क्या होना चाहिए? एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री का होता है मरने का बाद जो है इम्प्लीमेंट में आएगा। इसका तो वुमेन वर्ड यूज़ किया गया, जैसे मेल वर्ड यहाँ पे फीमेल ह्यूमन बींग हो सकता है, किस एज का? एनी एज ना, किसी बच्चे भी हो सकता है, एजेड भी हो सकता है, बुढ़े भी हो सकते हैं। वुमेन फीमेल ह्यूमन बींग हो, किसी भी एज का है, वुमेन है। रॉन्गफुल गेन है, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था डिसऑनेस्टी में। तो रॉन्गफुल गेन्स में क्या कर रहा है? गेन बाय अनलॉफुल मीन। गेन कैसा किया जा रहा है? कोई चीज़ गेन किया जा रहा है अनलॉफुल मीन से, जो तरीका था जब मीन्स है ना वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल मीन से। जैसा चोरी कर लिया कोई चीज़ है ना, अनलॉफुल है। मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच द पर्सन इज गेनिंग इज नॉट, और जो पर्सन गेन कर रहा है ना वो लीगली इंटाइटल नहीं है। गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, कोई चीज़ गेन किया जा रहा है। यहाँ पे तीन देखिए इसेंशियल, अगर इंग्रेडिएंट का बात करें, यहाँ पे गेन क्या चीज़ का है? गेन ऑफ सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का गेन हो रहा है, और जो प्रॉपर्टी व्हिच पर्सन जो गेन कर रहा है ना वॉज नॉट लीगली इंटाइटल, वो पर्सन इंटाइटल नहीं है लीगली। एंड थर्ड चीज़ क्या है? द गेन मस्ट बी बाय अनलॉफुल मीन्स, गेन जो है वो अनलॉफुल तरीके से किया जा रहा है तो वो रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। रॉन्गफुल लॉस देखिए आप क्या हो जाएगा, उसका उल्टा है। यहाँ पे लॉस ऑफ सम प्रॉपर्टी, कोई एक पर्सन प्रॉपर्टी लॉस कर रहा है, और वो क्या हो रहा है? द प्रॉपर्टी व्हिच ही लॉस ना, पर्सन लॉसिंग, जिसका लॉस हो रहा है वो पर्सन लेकिन लीगली इंटाइटल है, वो लीगली इंटाइटल है, ठीक है ना। जो पर्सन प्रॉपर्टी लॉस कर रहा है ना वो एक्चुअल में लीगली इंटाइटल है, लेकिन उसको नुकसान हो रहा है। और लॉस मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय अनलॉफुल, और जो लॉस हुआ है ना तो वो क्या हुआ? अनलॉफुल मीन से हुआ। दोनों का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, कोई बंदा चीट करके मुझसे प्रॉपर्टी ले लेता है, ठीक है ना, वो अपना पास रख लेता है, तो चीट जो करने का तरीका है वो अनलॉफुल है ना। और तो उस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी रख लिया मुझसे ना, चीट करके ले लिया, तो वो पर्सन क्या कर रहा है? रॉन्गफुल गेन कर रहा है। उस पर्सन को लाभ हो रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन वो गेन किस तरीके से? अनलॉफुल मीन्स से, जो चीटिंग करके ले गए, अनलॉफुल मीन्स है। और वो पर्सन लीगली इंटाइटल नहीं है। जो प्रॉपर्टी मेरा था, मैं लीगली इंटाइटल था, लेकिन उस पर्सन जिसने लेके गया वो लीगली इंटाइटल नहीं है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो वो पर्सन क्या है? रॉन्गफुल गेन कर रहा है, लेकिन मेरा प्रॉपर्टी था, मुझे लॉस हो गया, चीट करके लेके चला गया था। चीट करके लेके चला गया मतलब क्या है? अनलॉफुल मीन्स है, लेकिन मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मैं लीगली इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी के लिए, तो मेरा क्या हो रहा है? रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, उसी का ही कंटिन्यूअस कर दिया है। ए पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, मतलब वो चीज़ कंटिन्यूअसली रख रहा है अपना पास, एज वेल एज सच व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली। दो चीज़ होना चाहिए, वो रिटेन कर रहा है कंटिन्यूअसली, जो रॉन्गफुल तरीके से लिया गया। एक्वायर किया गया था रॉन्गफुल तरीके से, अभी रिटेन भी कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है ना, वो अपना पास ही रख रहा है, तो वो क्या कहेंगे? गेनिंग रॉन्गफुली उसको बोलेंगे। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लूजिंग रॉन्ग। ए पर्सन सेड लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ना, रॉन्गफुली उसका वहाँ से प्रॉपर्टी चला गया था, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, और वो रॉन्गफुली अभी भी डिप्राइव हो रहा है। जो तरीका था वो भी रॉन्गफुल तरीके से लेके गया था, अभी भी कंटिन्यूअसली रॉन्गफुल तरीके से लेके जाया जा रहा है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट है 39 है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड ना। इसमें क्या कह रहा है? वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता, बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट में, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब जो BNSS हैं, शैल हैव बीन मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन द एक्ट एंड संहिता। तो इसमें क्या कर रहा है? अगर कोई वर्ड है ना जो BNS का अंदर यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, कोई वर्ड है या एक्सप्रेशन है जो BNS का अंदर यूज़ किया गया है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया ये सेक्शन 2 का अंदर ना, तो लेकिन वो जो वर्ड है या एक्सप्रेशन है वो इधर IT एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में अगर डिफाइन किया है,
या BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अगर वो वर्ड या एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया ना, तो उसको उसी तरीके से BNS का अंदर ही ले